दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। बिहार की सियासत में नए मुख्यमंत्री को लेकर जितना रायता समेटने की कोशिश हो रही है, वो रायता उतना ही फैलता जा रहा है। ये अलग बात है कि रायता, भोजन वाला रायता एक ऐसी चीज होती है, खाने की एक ऐसी डिश होती है जो एक बार फैल जाती है तो उसे समेटा नहीं जा सकता। लेकिन सियासत में आम तौर पर देखा जाता है कि काफी जद्दोजहद के बाद रायता समेटने का दावा कर लिया जाता है। क्या बिहार की सियासत में अगले मुख्यमंत्री के नाम के साथ सियासी रायता समेटा जा सकेगा? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की सियासत के लाइव वायर कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और पहला सवाल हम आपसे यही करेंगे कि बिहार में लालू यादव को रिप्लेस करने के लिए नीतीश कुमार आए थे, तो नीतीश कुमार की एक छवि थी। वो छवि क्या थी? किसी कॉरपोरेट घराने से कोई नजदीकी नहीं, आर्थिक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं और बदजुबानी के कोई आरोप नहीं। और इन सब के बीच रेल मंत्रालय भी उन्हें मिला, कृषि और भूतल परिवहन मंत्रालय भी मिला था। और इन सब में कहीं भी नीतीश कुमार की छवि पर जो दाग नहीं था, वो फॉर्डर स्कैम की, जिसे आमतौर पर लोग चारा घोटाला कहते हैं, उसकी चर्चाओं के बीच और बिहार के तथाकथित कुप्रशासन के बीच जनता को जब बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो नीतीश कुमार का चेहरा एक क्रेडिबल चेहरा नजर आया था। आज परिस्थितियां 2005 वाली नहीं है कि बिहार में बदलाव हो रहा है। आज अभी 4 महीने पहले जनता ने नीतीश कुमार को जनादेश दिया है, जबरदस्त जनादेश दिया है। 80% सीटें विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन को मिली है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है ऋषि जी कि इस बदलाव के भीतर क्या नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट ढूंढने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, या जनता दल यूनाइटेड के अंदर से ही यदि रिप्लेसमेंट आना है तो क्या जनता दल यूनाइटेड में निशांत कुमार नीतीश कुमार का फुटप्रिंट साबित हो पाएंगे? इसको लेकर सवाल है। क्या चल रहा है बिहार की सियासत में और किस तरह की चुनौतियां अभी मुख्यमंत्री के सिलेक्शन में सामने आनी है, जरा इसे विस्तार से बताइए। देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है कि नीतीश कुमार का अल्टरनेट कौन है, नीतीश कुमार का स्थान कौन ले सकता है। तो मेरे समझ से नीतीश कुमार का स्थान कोई नहीं ले सकता, क्योंकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कद रहा है, राजनीतिक सूझबूझ रहा है, उस कद का नेता न बीजेपी में है न जेडीयू में है। और आप देख लीजिए, बीजेपी के जितने भी संभावित चेहरे आप लोगों के नजर में है या राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के आसपास भी वो टिकते हैं? चाहे सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, चाहे अभय गिरी हो, चाहे XYZ कोई भी हो, नीतीश कुमार की जो राजनीतिक कद है या नीतीश कुमार की जो स्वीकार्यता हर वर्ग में रही है, चाहे वो ओबीसी हो, ईबीसी हो, जनरल कास्ट हो, मुसलमानों में भी एक वर्ग में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता थी। ऐसा आपको कोई नेता है वर्तमान में? मुझे नहीं लगता है। और यही बीजेपी का परेशानी का सबब है कि नीतीश कुमार के बदले मुख्यमंत्री बनाए तो बनाए किसको? क्योंकि नीतीश कुमार ने नो डाउट बिहार के रेफरेंस पॉइंट से और लालू यादव, राबड़ी देवी के कार्यकाल के रेफरेंस पॉइंट से जो रेखा उन्होंने खींचा है, उसके आसपास आना भी मुझे लगता है किसको भी जिम्मेवारी मिले, जिनको भी जिम्मेवारी मिले, उनके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। जहां तक निशांत की बात जी, निशांत वाली बात आप कह रही है। देखिए, जहां तक निशांत की बात है तो निशांत अभी राजनीति में एंट्री किए ही हैं। यदि आप स्कूल के भाषा में करें तो उनका एडमिशन नर्सरी में हुआ है। अब उनसे आप पीएचडी के सवाल का जवाब चाहते हैं तो वो मुश्किल है। अभी निशांत को लाना ही था तो आप 10 साल पहले उनको पॉलिश करना शुरू करते। हाँ, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उन्हीं का डीएनए है, लेकिन जो राजनीति में सूझबूझ या राजनीति में जो कद नीतीश कुमार की रही है,
वो शायद ही किसी का हो। मैं एक दो सेकंड और बोल के खत्म करता हूं जी कि विगत 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। और यदि आप सोशल ब्लॉक के हिसाब से देखें, वो वोटों के आधार के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर की पार्टी है। फिर भी नीतीश कुमार का जो एक स्वीकारता है, एक अपनी पकड़ है, एक इमेज है, वो शायद ही किसी नेता का है। जी जी एक देखिए, नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का अवलोकन करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के सामने जो चुनौतियां हैं और जो चेहरे आ रहे हैं, उस चेहरे के सामने जो चुनौतियां बढ़ रही है, उसके अवलोकन के लिए हम बैठे हुए हैं और इसी के लिए आपको मैंने आज आमंत्रित किया है। लेकिन जब इस पर हम चर्चा करते हैं तो नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की चर्चा स्वाभाविक है कि होगी ही होगी। 2005 से 2015 के नीतीश कुमार बिहार में एक बदलाव के प्रतीक थे, लेकिन यह भी सच है कि 2015 से 2025 के नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री थे। परिस्थितियां ये नहीं थी कि जनता में नीतीश कुमार अलोकप्रिय हो गए थे। परिस्थितियां ये थी कि जनता एक स्वाभाविक बदलाव चाहती थी कि 10 साल इनको दिया, किसी नए को भी देखना चाहिए। लेकिन जनता वहीं आकर ठिठक जाती थी कि न तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से वो विकल्प आ रहा था, न ही राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से वो विकल्प आ रहा था। लिहाजा नीतीश कुमार 10 साल और बिहार की जनता की मजबूरी की चॉइस बने रहे। 25 के अंत में अचानक हालात बदलते हैं और नीतीश कुमार फिर 2005-10 वाली परिस्थितियों में खुद को खड़ा पाते हैं। और जब व्यक्ति लोकप्रियता के शिखर पर हो और पिछले एक महीने से जो जिस तरह से बिहार की सियासत बदल रही हो, वो लोकप्रियता, उसमें सहानुभूति वाला फैक्टर भी ऐड ऑन हो रहा हो, उस परिस्थिति में नए मुख्यमंत्री के लिए चैलेंज कितना बड़ा है। और नया मुख्यमंत्री जिस किसी पार्टी से बनेगा, क्या उस पार्टी के लिए आपको लगता है कि आने वाले समय में रास्ता आसान होगा? बिल्कुल आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैंने शुरू में ही कहा, जो रेखा नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट के आयाम का या सुशासन का लालू राबड़ी कार्यकाल की तुलना में यदि आप देखें तो जो आयाम उन्होंने जो एक तरह से डेवलप किया, वो शायद ही कोई नेता उसको फुलफिल कर पाए भविष्य में। लेकिन जिन लोगों का नाम चल रहा है, आप देखिए सम्राट चौधरी का ही नाम ले लीजिए। सम्राट चौधरी किस पार्टी में नहीं रहे हैं? सम्राट चौधरी, मुझे लगता है कि कैप्टन जयनारायण निषाद के बाद बिहार के वो दूसरे नेता होंगे जो जिन्होंने हर पार्टी का वो दरवाजा उन्होंने खटखटा रखा है। चाहे वो राजद में रहे हों, चाहे वो हम में रहे हों, चाहे वो जेडीयू में रहे हों, अब बीजेपी में। नित्यानंद राय का बैकग्राउंड आप जानते हैं। ठीक है, अभी देश के गृह राज्य मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उनका इतिहास क्या है? उनका भी इतिहास एक बाहुबली का रहा है। और बिहार जैसे राज्य जिसका अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसके मुख्यमंत्री एक बाहुबली होंगे। आप देखिए ना, जो जिन लोगों का नाम का चर्चा चल रहा है, मैंने अभय गिरी का नाम देखा। अभय गिरी का क्या अनुभव है बताइए? न एमएलए है, न एमएलसी है जी। हालांकि एक ईमानदार छवि है उनकी, मतलब छवि क्या, अभी मतलब जो न एमएलए है न एमएलसी है, तो जब आप पद पे रहेंगे तभी ना ईमानदारी पता चलता है कितने ईमानदार है या नहीं है। तो तमाम जो नाम चल रहे हैं सर, उनके साथ क्या है, गिरी समुदाय के लिए, जो कि बिहार में जाति की जो राजनीति होती है, उसमें आप जाएंगे तो ईबीसी ओबीसी के बीच अब जाएंगे तो उनको वो अपना मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं नहीं ये तो ब्राह्मण है। और अपर कास्ट में आएंगे तो वो उनको अपर कास्ट मानने को तैयार नहीं होते। टेक्निकली वो ईबीसी में है, लेकिन बिहार की सामाजिक संरचना में वो आप देखेंगे तो वो उस खांचे में फिट नहीं बैठ रहे। खैर, हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा हम ये कर रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी नाम आप देख रहे हैं, मसलन सम्राट चौधरी के आने के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जगह को भर पाना कितना आसान होगा, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। कितना मुश्किल होगा, चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि अब जो हालात बन गए हैं, उस हालात में नए मुख्यमंत्री जो भी आए उनके लिए कितनी मुसीबत आनी है। खास करके तब देखिए, नीतीश कुमार को ध्यान पर अगर आप दे तो नीतीश कुमार ने लालू यादव से सत्ता नहीं ली थी, राबड़ी देवी से सत्ता ली थी। और राबड़ी देवी के बाद भी कहें तो बूटा सिंह से सत्ता ली थी। राष्ट्रपति शासन था बिहार में 6-7 महीने, तब जाकर के नीतीश कुमार को सत्ता मिली थी, अगर आपको याद हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। राबड़ी देवी के सामने 6 बार का सांसद
एक बार का विधायक, 6 बार का सांसद, 16 साल का सांसद, अगर जिसमें 6-7 साल कैबिनेट में मंत्री भी रहे, बड़े बड़े मंत्रालय संभाले, दो प्रधानमंत्रियों के साथ, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वो मंत्री भी रहे, वो एक बड़ा अनुभव लेकर आ रहे थे। तो स्वाभाविक है कि राबड़ी देवी के सामने नीतीश कुमार आ रहे थे, तो नीतीश कुमार को जनता एज देती। राबड़ी देवी बनाम नीतीश कुमार पहला मुकाबला वर्ष 2000 में हुआ, और उस वक्त भी नीतीश कुमार ने टक्कर दे दी थी, और खासकर तब जब बिहार एनडीए में ढंग से अलायंस भी नहीं हुआ था। लगभग 100 सीटों पर एनडीए के अंदर की दो पार्टियां आमने सामने लड़ गई थी, फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति में 2000 के चुनाव में। तब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने टक्कर दे दी थी, और 2005 में जब क्लियर अलायंस हुआ तो हरा ही दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज नीतीश कुमार की छवि राबड़ी देवी वाली तो है नहीं। राबड़ी देवी एक बहुत सभ्य, संभ्रांत और घरेलू महिला है, लेकिन राजनीतिक तौर पर राबड़ी देवी को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। आज नीतीश कुमार की जगह भरने की जब बात हो रही है, तो क्या लगता है बिहार भाजपा में क्या नीतीश कुमार की जगह भरने लायक कोई चेहरा भी आपको दिखाई दे रहा है? मैंने शुरू में ही कहा है, शुरू में यही कहा आपको, ये चिंता का सबब है। ये चिंता का सबब बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी अपने बलबूते यहाँ पे सत्तासीन नहीं है। यदि सत्तासीन होती है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है, हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, तो बीजेपी यहाँ पे सत्तासीन होगी तो उसमें जेडीयू का सहयोग होगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, दोनों बड़े पार्टनर में इस बात का कंपटीशन है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसे बना जाए। इसके लिए आप देख रहे हैं कि बैकडोर से जो टूटने वाले विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हो या किसी भी पार्टी के हो, राजद के कुछ विधायक हैं तो संपर्क में है। तो पहले तो रसाकसी ये है, देखिए जो चीज जो राजनीति में दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। तो जेडीयू बीजेपी में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ऊपरी तौर पर हमें लग रहा है कि बीजेपी संभवतः 12 को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, 9 को जा रहे हैं दिल्ली, 10 को शपथ लेंगे, 11 को लौटेंगे और संभवतः 12 को इस्तीफा देंगे, चले ना 14 को अगला मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा। लेकिन जो इंटरनल खबर मैं आपको बताऊं कि दोनों पार्टियों में इस बात का और लगा हुआ है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसे बना जाए, क्योंकि जेडीयू पे भी दबाव है। आपने देखा होगा कि जेडीयू का एक वर्ग जो है यह चाहता है कि यदि ठीक है निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए तो गृह विभाग मिले, 2 डिप्टी सीएम मिले, एक विधानसभा अध्यक्ष का पद मिले, मंत्रालय बीजेपी के तुलना में, क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा तो मंत्रालय की संख्या जेडीयू को अधिक मिले, अच्छे विभाग मिले। तो इस बात को लेकर रस्साकसी है। और गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी यदि जेडीयू के पास होगी तो कहीं ना कहीं कमान तो जेडीयू के हाथ में होगा, बैलेंस तो बना होगा। तो ये तमाम चीजें चल रही है। और बीजेपी के लिए परेशानी ये है कि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट दे किसको, क्योंकि बिहार है, यहाँ परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगेगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति को बैठा दे और वो राज्य चला नहीं पाए, एक चीफ सेक्रेटरी रैंक के आईएएस से मेरी बात हो रही थी, मैंने 1-2 नाम उनको बताया, तो बोले कि इनको तो अनुभव ही नहीं है, ये बिहार जैसे राज्य कैसे चला लेंगे, राजस्थान नहीं है, ये बिहार है। ठीक है, राजस्थान में आपने भजन लाल को बना दिया जिसको कोई अनुभव नहीं था, हालांकि उनको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है राजस्थान में। ये बिहार है और बहुत बड़े चीफ सेक्रेटरी रैंक के आईएएस है, बहुत अनुभवी आईएएस है। नहीं, आपने वाजिब सवाल उठाया ऋषि जी, तो आप जी इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं बस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बीएस येदियुरप्पा जैसे मजे हुए पॉलिटिशियन को बीच में हटाया था। बसवराज बोम्मई को लाया गया था, जिनके ऊपर कांग्रेस ने पेशीएम के आरोप लगाए थे, जगह जगह पोस्टर चस्पा किए थे। अब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब गई। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जैसे सीजन पॉलिटिशियन को राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह से रिप्लेस करने का काम किया। 15 सालों के लिए भाजपा विदा हो गई थी। राजस्थान में भी कमोबेश यही कोशिश हुई तो लोकसभा में हाफ हो गए, बीजेपी की संख्या लोकसभा में गिर गई थी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रयोग किए, खुद दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा को हटाकर सुषमा स्वराज को लाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, 15 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने एंट्री मार ली थी, शीला दीक्षित आ गई थी।
तो कहने का मतलब यह है कि जहां बड़ा विकेट गिराते हैं तो बड़ा विकेट गिराने के पीछे की टाइमिंग और बड़ा विकेट गिराने के पीछे की परिस्थितियां क्या होती है उस पर नजर रखना जरूरी हो जाता है। और तो छोड़िए, उद्धव ठाकरे कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे, बस उनका सरनेम ठाकरे था। उस सरकार को जब आपने हटाया तो जो अगला चुनाव हुआ वो लोकसभा का चुनाव था, महाराष्ट्र में लुटिया डूब गई थी भारतीय जनता पार्टी की। और अब बिहार में जो अगला चुनाव होगा वो भी लोकसभा चुनाव होगा, ये भी ध्यान रखिए, जहां सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की साख कसौटी पर होगी। और वहां नीतीश कुमार को हटाए जाने का बदला, राजनीतिक बदला, या अगर नीतीश कुमार के साथ जो उनकी पार्टी को वोट मिलता है 16-18%, उसका 1/3 वोटर भी अगर बदला लेने की स्थिति में चला गया तो राष्ट्रीय जनता दल तो 30 से 32 सीटें पर कब्जे काबिज हो जाएगा बिहार में। उसके पास वोटों की कमी नहीं है। एक बात मैं एक बात बताऊं, जो इन दिनों जो डेवलपमेंट हो रही है जेडीयू में, तो एक मैसेज कन्वे हुआ है, ये आप भी महसूस किए होंगे कि जेडीयू का जो मूल नेचर क्या है। जेडीयू पार्टी का यदि आप रूट देखें तो वो ओबीसी ईबीसी की पार्टी मानी जाती है जी, जनरली, यदि लवकुश की पार्टी मानी जाती है। और इन दिनों नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारण या जो भी कारण है, जिसके कारण दो ऐसे नेता हैं जिनके हाथों में जेडीयू का कमांड है। एक तो ललन सिंह है जो भूमिहार है, एक संजय झा है जो ब्राह्मण है। तो जेडीयू का जो कैडर वोट रहा है उसमें ये मैसेज गया है कि ओबीसी ईबीसी की पार्टी के अगुवा तो जनरल कास्ट के दो नेता है। अच्छा, तो ये विरोधाभास है। देखिए ऋषि जी, यही एक विरोधाभास है। मैं कंप्लीट कर दूं, बस एक लाइन ऐड कर दूं, इसमें एक लाइन ऐड कर देता हूं। नीतीश कुमार के पक्ष में जो दो लोग बोल रहे हैं और इन दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं एक तरह से, वो भी दोनों अपर कास्ट के हैं, अरुण कुमार और आनंद मोहन। एक राजपूत है, एक भूमिहार है। मैं किसी पार्टिकुलर नेता पे नहीं जा रहे हैं, अब पार्टिकुलर कौन नेता उसके रिस्पॉन्स में क्या बोल रहे हैं, ये एक कैडर में मैसेज कन्वे हो रहा है। आप बीजेपी को बिहार में एस्टेब्लिश करने के लिए नीतीश कुमार की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि नीतीश कुमार ओबीसी ईबीसी के नेता रहे हैं, दलित महादलित के नेता रहे हैं। महादलितों का वोट ठीक ठाक मिलता रहा है, रविदास समाज का, कोरी कुर्मी का मिलता रहा है, गैर यादव ओबीसी का मिलता रहा है, पचफोरना का मिलता रहा है। अब ये मैसेज कन्वे हो रहा है जिस प्रकार से फ्रंट फुट पे ललन सिंह और संजय झा की जोड़ी बैटिंग कर रही है जेडीयू के लिए। और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह और संजय झा का शरीर तो जेडीयू के साथ है, आत्मा बीजेपी के साथ है। तो जो जेडीयू का जो मूल कैडर है उसमें जो मैसेज कन्वे हो रहा है, इसका नुकसान जेडीयू के साथ बीजेपी को भी आगे आगामी चुनाव में उठाना पड़ेगा, तब जब अंडरस्टैंडिंग जेडीयू बीजेपी के बीच बेहतर नहीं बनेगी। और जैसे ही बीजेपी जेडीयू को खत्म करने का प्रयास करेगी तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो वोट हो सकता है कि वो राजद के साथ चले जाए जी। और बीजेपी की ये परिपाटी रही है। आप पूर्व में आप देख लीजिए जितने भी सहयोगी रहे हैं, और बीजेपी की मजबूरी ये है कि जब तक वो जेडीयू के आधार वोट को अपने साथ नहीं लाएगी तब तक वो अपने बलबूते खड़ा नहीं हो सकती है। यादव तो आने वाले नहीं है, यादव आज भी मजबूती से लालू यादव के साथ खड़े हैं, मुसलमान आज भी लालू यादव के साथ खड़े हैं। तो तोड़ना आपको क्या है? लवकुश कब टूटेगा? जब नीतीश कुमार खत्म होंगे। मुसलमानों में मुस्लिम महिला और पसमानदा का वोट नीतीश कुमार ले लेते थे ठीक ठाक संख्या में अपनी सीटों पर। मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी को यदि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपने बलबूते सरकार बनानी है बिना सहयोगी के लिए हुए, तो माइनस यादव ओबीसी को लाना होगा, ईबीसी को लाना होगा जी। और बीजेपी किस प्रकार की राजनीति कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास एक से एक ईबीसी नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने पे होता है कि इस नेता का ये पैरवी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, पत्रकारों पर तोहमत लग जाती है, क्योंकि पत्रकार तो सबसे बेचारा कमजोर वर्ग होता है, कोई भी आके तोहमत लगा के चला जाता है। तो आपने वो नेता, आपके पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन आपने नेता तैयार होने नहीं दिए। एक समय में सुशील मोदी नहीं होने दिए, अब नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं होने दे रहे हैं। आप बता दीजिए एक भी ओबीसी का कोई बड़ा नेता जिसको महत्वपूर्ण पदों पे बीजेपी ने रखा है। शिवराज सिंह चौहान कहाँ है? शिवराज सिंह चौहान के स्थान पे एक कमजोर मोहन यादव को आपने वहां मुख्यमंत्री बना दिया जी। तो ये समझने की जरूरत है आपको
इनका वोट भी चाहिए, और अब उनके उनके जो दमदार नेता हैं जिनका अपना पकड़ है, उनको आपने नेपथ्य में धकेल रखा है। तो कहां से नीतीश कुमार पैदा होगा बीजेपी में? नहीं, आप देखिए, आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, 94 में समता पार्टी बनी थी। 94 से 96 तक नीतीश कुमार को माना गया कि जॉर्ज फर्नांडिस के छाया में नीतीश कुमार है। लेकिन 96-97 के बाद और खासकर 98 में रेल मंत्री बनने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने मौका दिलाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने मौका दिया रेल मंत्री बनाकर, और उसके बाद नीतीश कुमार किसी बैनर तले नहीं थे। पार्टी समता पार्टी जरूर थी या बाद में जेडीयू जरूर हो गई, लेकिन नीतीश कुमार की एक अपनी छवि थी और उस छवि के सहारे बिहार की जनता ने परिवर्तन की बुनियाद रखी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में नेता ही नहीं है। और अब जरा देखिए, यूजीसी विवाद एक ढंग से प्रधानमंत्री को ही कसौटी पर खड़ा कर रहा है। आप सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, खुलेआम प्रधानमंत्री की जाति का जिक्र हो रहा है। हालांकि राजनीति में जाति का जिक्र होना कोई बुरी बात नहीं होती। हर राजनेता, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जातीय चेतना के आधार पर, नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, उन्होंने भी जातीय समीकरण के इर्द गिर्द अपनी राजनीति रची थी। तो उसमें किसी की जाति का जिक्र होना कोई इसमें खराब बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिस जाति की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी दबा रही थी, नरेंद्र मोदी के चेहरे से दबा रही थी, अब नरेंद्र मोदी का जिक्र ही एक जाति विशेष के साथ जोड़कर हो रहा है। क्या उस परिस्थिति में, उस दौर में बिहार में भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता लेने जा रही हो तो क्या ये दोहरा संकट नहीं है ऋषि जी, खासकर बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। आप नेता, देखिए, मेरा जो कहने का अर्थ है कि आप नेताओं को सींचेंगे नहीं, नए जो लीडरशिप है उसको डेवलप करेंगे नहीं, और चाहेंगे नीतीश कुमार जैसा नेता। आप देखिए, बीजेपी के परिपाटी को समझिए। एक समय जो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के समय में होता था कि इस नेता को हटा के, बिहार में ही देखिए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी उतने राजनीति को उतना बेहतर समझते नहीं थे, नए थे। अब अरुण नेहरू जैसे लोग जो कन्विंस कर दिए, या उनके जो सलाहकार कन्विंस कर दिए, या वहां उस राज्य में इस मुख्यमंत्री को हटा दो, उसको बना दो, क्या हुआ? बिहार से निपट गए, बिहार से कांग्रेस निपट गई, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस निपट गई। यही हालात बीजेपी अपने पार्टी के लिए कर रही है। बीजेपी संगठन की पार्टी है, और आज स्थिति ये है अभिषेक जी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो निर्णय लेते हैं वही सर्वमान्य है। कोई किसी नेता का हिम्मत है? बिहार में कांग्रेस का जिक्र आपने छेड़ दिया, कांग्रेसियों की मैं ये बात मैं आपके सामने अभी कह रहा हूँ ऋषि जी। मैं एक वाक्य बता रहा हूँ, दो सेकेंड। ये आपको याद होगा, एक चुनाव में, मुझे चुनाव याद नहीं, ये कौन सा चुनाव है, जीत के बाद जब मोदी जी को माला पहनाया जा रहा था, और माला में जब राजनाथ सिंह घुसना चाहे तो अमित शाह ने किया, कैसे इशारा किया, फिर राजनाथ सिंह कैसे उस माला से बाहर आए। ये दिखलाता है कि कैसे भाजपा, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी हुआ करती थी, एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई। जी, कुछ पूछ रहे थे आप? जी, मैं कह रहा था, अपने कांग्रेसियों की जो दुखती रग पर हाथ रखा, उसके लिए कांग्रेसी कम जिम्मेदार नहीं है। अब बिहार में कहीं भी चले जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, 1990 के पहले और श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह के दौर के बाद, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई सबसे बड़ा नेता था जनाधार के स्तर पर, तो उनका नाम राम लखन सिंह यादव था। ये एक सबसे बड़ा सत्य है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेसियों ने कभी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया बिहार का। कांग्रेस अपने पापों का फल भोग रही है, इस बात को कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ ब्राह्मण हटाओ तो राजपूत बनाओ, राजपूत बनाओ तो ब्राह्मण। अरे भाई साहब, अरे कांग्रेसियों के इतने खराब हालात होने के बावजूद उनकी ठसक न देखिए। फोन कीजिए ना, पत्रकार हैं, फोन कीजिए, देखिए कैसे बात करते हैं। एक बिहार में नेता है जो भी राज्यसभा सांसद हैं, उनका ठसक न देखिए। तो कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है ऐसे ही लोगों से। आखिरी सवाल पर हालांकि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं बहुत सज्जन मृद स्वभाव के हैं, बहुत शांत स्वभाव के, अच्छे हैं। मत कीजिए, उनकी भी बात कम से कम हमारे सामने मत कहिए। उनकी मर्जी से तो टिकट तक नहीं दिए गए, उनकी मर्जी से जिला अध्यक्ष तक नहीं बनाए जा रहे हैं। तो फिर क्यों अध्यक्ष बनाए बेचारे? उनके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माथे पर थोपी जाएगी कि आपके रहते सब कुछ हुआ है। तो बलि का बकरा बनाने के लिए क्यों बनाते हैं अध्यक्ष, जब अध्यक्ष को आप पावर नहीं दीजिएगा? उनकी सज्जनता को उनकी कमजोरी समझ लिया गया है।
और कांग्रेस पार्टी आज तक ये समझ नहीं पा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष को ताकत भी देनी होती है। ऊपर से प्रभारी बना दिए जाते हैं ग्रेग चैपल टाइप। अब ग्रेग चैपल ऊपर से आएंगे और वो राहुल द्रविड़ को गाइड करेंगे। वो बेचारे राहुल द्रविड़ ही बन गए हैं प्रदेश अध्यक्ष की, जिनकी आप बात कर रहे हैं राजेश राम जी की, वो राहुल द्रविड़ बने हुए हैं। अरे हमें तो क्रिकेट में भी समझ में नहीं आता है। तेंदुलकर क्रिकेट प्लेयर है, उनको कोच कौन कर रहा है? फन्ना राठौर, जो कभी सेंचुरी नहीं मारा। यही की राजनीति में है भाई। जो राजेश राम 2 टर्म का विधायक, अल्लाह बेरू, तो मुझे नहीं लगता कभी विधायक चुने गए हैं। तो मुझे बता दीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ। बेचारा 2 टर्म का विधायक, उसके पिता मंत्री, अब उसको सिखा रहा है कौन? अल्लाह बेरू, जो आज तक चुनाव, सरपंच का चुनाव नहीं जीता। तो वही जैसे सचिन, वही जैसे हुआ, जैसे सचिन तेंदुलकर को कोई राठौर है, कोई मुंगिया है या टुंगिया है, वो तेंदुलकर को सिखाने जा रहा है कि बैटिंग कैसे करना है। ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं, इसका जवाब चाहेंगे आपसे। नए मुख्यमंत्री को लेकर जितने भी नाम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार के अंदर, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं मैं सुन रहा हूं, कि एक आदमी मुझे कह रहे थे, फोन पे बात हो रही थी, कट्टर भाजपा समर्थक है, बहुत दिन तक बिहार का मिजाज सेकुलर रह लिया, अब इस मिजाज को बदलना होगा। सवाल यह है कि हम और आप ऋषि जी सुबह सुबह जब उठते हैं तो लोअर और टी शर्ट पहन के, जब भी हम बिहार में होते हैं, आप बिहार में होते हैं, सुबह सुबह लोअर और टी शर्ट पहन के किसी इदरीस मियाँ की दुकान पर जाते हैं कि चचा जो है खस्सी जो है रखे हैं, इसको बनाइए, इसी में से हमको दीजिएगा। ये सामाजिक समरसता का स्तर है बिहार में, ठीक है ना। और जहां तक हर जगह, हर फील्ड में, मैंने एक उदाहरण दिया, उस बिहार में जाकर के अब सेकुलर बहुत दिन तक रह लिया, अब उस सेकुलर फ्लेवर को जो बदलने की कोशिश है, क्या सत्ता बदली जा सकती है? सत्ता सामान्य चीज है, क्या फ्लेवर भी बिहार का बदला जा सकता है? क्या बिहार को राजनीतिक तौर पर गुजरात बनाया जा सकता है, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों को? आपको लगता है? कई बार प्रयास किया गया, कितने सफल हुए कहने की जरूरत नहीं है। और बिहार का मिजाज अलग है। बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति मुझे नहीं लगता है कि चलने वाली। और यदि बीजेपी इस प्रकार की गलती करेगी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर रखने वाली बात होगी जी। तो बीजेपी को ये समझना चाहिए कि कट्टर छवि वाले किसी नेता को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान आप उठाने जा रहे हैं भविष्य में। क्या कह रहे हैं कीर्ति आजाद? बिल्कुल एक नेता के बारे में कि चंगेजी मटन जो है, एक मुस्लिम भाई की दुकान थी, वहीं पर कहते थे कि बाबा चंगेजी मटन खिलवा दी। तो खुद भाजपा वाले इस मिजाज के हैं। हालांकि देखिए, पर्सनल रिलेशन में कौन क्या मतलब करते हैं, ये राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है तो नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अब गिरिराज सिंह, अब उनका नाम गिरिराज सिंह है, आपका जिनके बारे में कहना चाह रहे हैं, गिरिराज सिंह को भी पार्लियामेंट में कीर्ति झा आजाद को नहीं छेड़ना चाहिए था। कीर्ति झा आजाद को भी थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए कि भाई कुर्ता मांगता था, खाना, ये सब चीज थोड़ा बिलो द बेल्ट लगता है, इससे सब चीज से बचना चाहिए था। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, बिहार का मिजाज अलग है जी। बिहार में मैंने तो कई ऐसे मुसलमानों को देखा है जो छठ पूजा करते हैं, मैंने कई ऐसे हिंदुओं को देखा है जो रोजा करते हैं। आप कुछ स्वार्थी लोग हैं, अपने दुकान चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम का एंगल देना चाहते हैं, ध्रुवीकरण का एंगल देना चाहते हैं। कुछ जगह सफल भी होते हैं, कुछ जगह लात जूते भी खाते हैं। तो बिहार में सफल नहीं होगा अभिषेक जी, जहां तक मेरा मानना है। और नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट एक ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो सभी वर्गों में स्वीकार हो, उसकी इमेज अच्छी हो, अनुभव हो जी। अभी तो आरके सिंह नहीं है, नहीं तो आरके सिंह को मुख्यमंत्री में सबसे उपयुक्त आरके सिंह थे। कास्ट इक्वेशन, सामाजिक इक्वेशन से देखिए, रिमोट से नहीं चलते ना। हाँ, ये है, आरके सिंह पढ़े लिखे हैं और उन्होंने देखिए एज ए ऊर्जा मंत्री, अब उनका काम देखिए, ठीक है, वो लल्लो पंचों में नहीं रहते हैं, कार्यकर्ताओं के लल्लो पंचों में कि हमको डीएम को हरका दीजिए, बीडीओ को हरका दीजिए। आजकल कार्यकर्ता सब क्या होता है, हमको ठेका दे दीजिए, हमको नाला का ठेका दे दीजिए। लेकिन एज ए मिनिस्टर उनका काम देखिए, आरा के सांसद के रूप में वहां काम देखिए, बहुत बेहतरीन काम उन्होंने किया। लेकिन आज कहाँ है आरके सिंह? तो बिहार को ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो सबको लेके चले और बिहार में डेवलपमेंट का ऐसा आयाम डेवलप करे कि लोग बिहार से तुलना करें। जैसे हम लोग अब चाहते हैं कि हमारा देश अमेरिका हो, अमेरिका वाला जीडीपी हो,
रसिया, चाइना, मेरा हमारे देश की तुलना उससे हो, हम कभी नहीं चाहेंगे मेरे देश की तुलना पाकिस्तान से हो। तो उसी तरह हम चाहेंगे कि जो 28-29 राज्यों की सूची है उसमें बिहार नंबर 1 हो जीडीपी में। अच्छा ऋषि जी, हमको एक लाइन बताइए, अब चूंकि तो आपने छेड़ तो हल्के फुल्के अंदाज में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। हमारे संविधान ने डिवीजन ऑफ पावर को प्राथमिकता दी है, शक्तियों का विभाजन, कार्यों का विभाजन, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती है, हमारा संविधान साफ कहता है। वो हमारे संविधान के अधीन होती है, केंद्र सरकार के अधीन कतई नहीं होती। ये फैक्ट है। फिर ये कौन सी का तरीका आ गया है कि रिमोट से लहंगा उठाने वाला सांसद का टिकट पाएगा, रिमोट से चलने वाला आदमी मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? आप देखिए, अभी अभी अब ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो भीड़ जुटा सके, चाहे उसका कैरेक्टर या उसका इतिहास का कुछ भी रहा हो। अभी मुजफ्फरपुर में एक पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक एक खेसारी कोई है, अब मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है खेसारी, वो खेसारी गायक है खेसारी, उसका ऐसा प्रोग्राम कराया कि ऐसा हुड़दंग हुआ कि पूरा मुजफ्फरपुर त्राहिमाम कर रहा था। तो आप हमारे नेताओं को भीड़ जुटाने के लिए खेसारी और पवन चाहिए, लहंगा उठाने वाला रवि किशन चाहिए या मनोज तिवारी चाहिए। तो आप उनसे उनसे बाबा नागार्जुन के स्टैंडर्ड का या प्रेमचंद के स्टैंडर्ड का वो जो चाहेंगे बिहेव, तो वो तो मिलेगा नहीं आपको। तो लहंगा रिमोट से ही उठाएंगे। आपको आर के सिंह पसंद नहीं है, आपको वही रिमोट से उठाने वाले पसंद हैं। ये तो बिहार के आम आवाम को भी समझना होगा, सोचना होगा कि आपको पवन सिंह चाहिए या XYZ खेसारी चाहिए या आपको मोहम्मद रफी चाहिए, मुकेश चाहिए, किशोर कुमार चाहिए या कुमार सानू चाहिए। चलिए, अब कुमार सानू चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन या जगजीत सिंह चाहिए। अब जगजीत सिंह का कार्यक्रम हम मुजफ्फरपुर में करा देंगे या बगल में पवन सिंह या खेसारी करा देंगे, भीड़ कहाँ होगा बताइए जाते? मोतिहारी में भी हम जगदीश सिंह का कार्यक्रम करते हैं, भीड़ कहाँ होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर खैर, इस चर्चा को हम यहीं पे खत्म करते हैं ऋषि जी। बात तो सही है कि बिहार, सुधाकर सिंह ने भी कहा है, राजद के सांसद ने बड़ी अच्छी बात है कि इंटरव्यू में कही है, पिछले 36 सालों से, जैसे कांग्रेस रिमोट से मुख्यमंत्रियों को बदलती थी, 36 सालों से बिहार राजनीतिक संप्रभुता को एंजॉय कर रहा था। एक बात कहूंगा आपको, एक बात कहूंगा, बीजेपी रिमोट से सीएम नहीं चलाती है, पर्ची से सीएम बताती है। पर्ची देने के बाद पर्ची के बाद फिर रिमोट चलाती है। हमने तो आजकल आ गया है, आप एटीएम कार्ड कहीं स्वाइप कराते हैं तो पर्ची निकलती है ना मशीन से, वही वाली पर्ची है, रिमोट वाली। मैं देख रहा हूँ कहीं पर्ची मेरे पास पड़ा हो भाजपा वाली, नहीं पड़ी, अभी नहीं आया है। पर्ची आपके पास आई है या नहीं आई है, अभी तो देखिए कि बिहार की राजनीति में और कौन सा खेला होता है। लेकिन इतना तय है कि पिछले 36 सालों से राजनीतिक संप्रभुता को एंजॉय कर रहा बिहार रिमोट से चलने वाली किसी भी सत्ता को स्वीकार करेगा, ये संदेह के दायरे में। अब देखते हैं बिहार और बिहारी स्वाभिमान क्या रिमोट वाली व्यवस्था को स्वीकार कर पाता है, बड़ा सवाल है। क्योंकि रिमोट वाली व्यवस्था में हमने देखा है, और बड़ा दुख हुआ था यह देखकर, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बजाय उनके जन्मदिन पर मौजूदा प्रधानमंत्री को ही श्रद्धांजलि दे दी थी। ये रिमोट वाली व्यवस्था से उपजी हुई कुरीतियों का नतीजा है। और कोई भी संप्रभु राष्ट्र नहीं चाहेगा कि इस तरह से किसी मुख्यमंत्री को दबा दिया जाए कि उसकी जुबान भी किसी दूसरे के इशारे से खुले। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की पहली खूबसूरती होती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कवायद लोकतंत्र ही नहीं बल्कि नागरिक समाज को भी कमजोर करती है। वह इस पत्रकार रवीश कुमार जो कहते हैं कि एक डरा हुआ नागरिक एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाता है, तो क्या उसी स्थिति में बिहार जाएगा? बिहार इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से भी नहीं डरा था, बिहार बोफोर्स के समय लाए जा रहे प्रेस बिल से भी नहीं डरा था, और बिहार ने हर बदलाव का नेतृत्व किया। लेकिन अब बदलाव के दायरे में खुद बिहार आकर खड़ा हो गया है, जहां मुख्यमंत्री परिवर्तन की बात हो रही है, जनादेश के सहारे नहीं बल्कि किसी नए खेल के सहारे। तो उस खेल को बिहार की जनता किस रूप में लेती है, यही वो सवाल है जहां मुख्यमंत्री पद संभालने वाली पार्टी को जिसका जनता को जाकर जवाब देना है। और क्या जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? इंतजार करते हैं। पहले तो नए मुख्यमंत्री का फैसला कितना स्मूथली होता है, यह भी देखा जाना जरूरी है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।